मैकेनिक्स का जो ट्रेडिशनल मेथड है एनालिसिस का, वो जो बुकिश मेथड है जो फॉलो करते हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को हम जिस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब तक क्या कर रहे थे? अब तक जो पढ़ रहे थे वो भी ठीक है, इट वाज आल्सो करेक्ट। और ये एक इजी हैंडी मेथड है कोई न्यूमेरिकल को फटाफट सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसका बहुत सारे लिमिटेशंस है। जैसे लेमिस थ्योरम लगा के सॉल्व करने के लिए लिमिटेशन है कि देयर मस्ट बी ओनली 3 फोर्स। दूसरा हुआ द फोर्सेस मस्ट बी कंकरेंट, 3 से ज़्यादा फोर्स हो गया, या फिर फोर्सेस अगर लाइन ऑफ एक्शंस आर नॉट कंकरेंट तो मेथड एप्लीकेबल नहीं है। सो कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, हमें कुछ एक्स्ट्रा मेथड भी देखना है। इस एक्स्ट्रा मेथड का भी अपना लिमिटेशन है, फिर उसको सॉल्व करने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा स्टेप देखेंगे। तो मैं इक्विलिब्रियम एनालिसिस करके एक सेपरेट चैप्टर बनाया हूँ और उसके सारे फंडा को हम लोग यहाँ पे खत्म कर लेंगे, जबकि ये डिफरेंट चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड हुए मिलेगा आपको, ठीक है। तो टू गो फॉर टुडे डिस्कशन, मैं आपको एक पुराना चीज याद दिलाना चाहूँगा। क्या था वो पुराना चीज? पुराना चीज ये था कि हम लोग पढ़े थे वेक्टर एनालिसिस में, हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी बॉडी के ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। जैसे मैं आपको बता दूं, लास्ट क्लास में बताया था, आज थोड़ा सा याद दिला देता हूं। सपोज हियर इज ए बॉडी केप्ट समवेयर हियर and this body is being pulled by several forces. Call this force is F1, this angle is θ1, this force is F2, say this angle is θ2, and this force is F3, and call this angle is θ3, like this. Different forces are given. You are asked to find out net force. ठीक है? I have designated this article as एडिशन थ्रू रिजोल्यूशन व्हाइल टीचिंग यू अबाउट वेक्टर चैप्टर। आप वेक्टर का प्लेलिस्ट में जाओ और देख सकते हो एडिशन थ्रू रिजोल्यूशन। आई हैव गिवन द लिंक आल्सो इन द ग्रुप, यू कैन सी दैट। और इस पे आपको मास्टरी होना जरूरी है। अभी जनरल कंसेप्ट क्या है कि अगर हमें तीनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है, अगर किसी तरह से ये तीनों फोर्स को मैं समथिंग आई के प्लस समथिंग जे केप करके लिखता हूँ, F2 को भी समथिंग आई के प्लस समथिंग जे केप करके लिखता हूँ, तो फिर आपके लिए तो चीजें आसान हो गई। जोड़ने के लिए जस्ट आई वाले कंपोनेंट्स को जोड़ दो, जे वाले कंपोनेंट्स को जोड़ दो। दैट मींस द नेट फोर्स जो आपको मिलने वाला है वो क्या होने वाला है? सबका सम, एक्स कंपोनेंट का सम, मतलब F1 का एक्स कंपोनेंट, F2 का एक्स कंपोनेंट, F3 का एक्स कंपोनेंट, सब जोड़ो, जिसको हम लोग टेक्निकली लिखते हैं सिग्मा Fx आई के। सिमिलरली सबका y कंपोनेंट को जोड़ो, मिलेगा सिग्मा Fy जे के, ठीक है। ऐसा मिलने के बाद हम कहेंगे हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल गया। अगर रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए तो फोर्स इज गिवन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? सिग्मा Fx का स्क्वायर प्लस सिग्मा Fy का स्क्वायर होल रूट ओवर। Is that clear? This way we calculate the resultant force. अगर कोई बॉडी के ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, 3 आए, 4 आए, 5 आए, सबका एक्स कंपोनेंट निकालो जोड़ो, सबका वाई कंपोनेंट निकालो जोड़ो, और Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर होल रूट ओवर करो, आपको नेट फोर्स मिल जाएगा। इतना जानकारी हमारे पास है ना? ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्टिंग आर्टिकल, दैट इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हम यहाँ पर बाय इक्विलिब्रियम थोड़ा स्पेसिफिक हो रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम फिर दो किस्म के हो गए, एक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, एक हुई रोटेटरी इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि हम बताए थे कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके एक्सीलरेशन 0 है। एक्सीलरेशन मतलब लीनियर एक्सीलरेशन 0 है, रोटेशनल एक्सीलरेशन 0 है, ठीक है। तो लीनियर एक्सीलरेशन अगर 0 हो गया तो हम कहेंगे ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। अगर रोटेटरी एक्सीलरेशन 0 हो गया तो हम कहेंगे रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है।
एक्सक्यूज मी, दोनों जीरो हो गए तो हम कहेंगे ये एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम में है। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन? ठीक है, फॉर ए बॉडी टू बी इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम आपको मालूम है कि एक्सीलरेशन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब एक्सीलरेशन कोई बॉडी का जीरो कब होगा? जब नेट फोर्स जीरो। तो हम कहेंगे इसका मतलब ये हुआ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। नेट फोर्स किसी बॉडी का जीरो कब होगा? हम जानते हैं कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो पक्का उसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है। अगर बहुत सारे फोर्सेस आ रहे हैं और उनका रिजल्टेंट हमें निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? यू कॉल इट सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर होल रूट ओवर इज इक्वल टू जीरो। मतलब बॉडी के ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, सबका एक्स कंपोनेंट को जोड़ दिए, सबका वाई कंपोनेंट को जोड़ दिए, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई मिल गया, नेट फोर्स जीरो है तो ये चीज जीरो हो गया। थोड़ा और सोचिए, रूट ओवर उठा देंगे तब भी हो जाएगा जीरो। क्या मिलेगा? सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर दैट इज आल्सो इक्वल टू जीरो। अब सोचने वाली चीज ये है कि स्क्वायर ऑफ समथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर is always a positive quantity. Sigma fy का square that is also a positive quantity. दो पॉजिटिव क्वांटिटी को जोड़ने से जीरो होते हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि सिग्मा एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई मस्ट बी इक्वल टू जीरो। समझ में आया क्या? दो पॉजिटिव क्वांटिटी को जोड़ो तो जीरो होता है, मतलब दोनों इंडिविजुअली जीरो होंगे। We are reaching at a very interesting and important conclusion that if a body is in translatory equilibrium, then sigma fx is equal to zero and sigma fy is equal to zero. मतलब उसके ऊपर जितने सारे फोर्स आ रहे हैं सारे का x कंपोनेंट को जोड़ेंगे जीरो होगा, सारे का y कंपोनेंट को जोड़ेंगे जीरो होगा। ठीक है, सारे का x कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो जीरो होगा। मतलब जितना x कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा उतना ही x कंपोनेंट नेगेटिव आएगा, है कि नहीं? हमें इस चीज को समझना चाहिए ऐसे कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है। यू से सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है नेट फोर्स along x-axis is zero, net force along x-axis है zero। Similarly, sigma fy is equal to zero है, मतलब net force along y-axis is zero। अब यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम लोग कन्वेंशनली ऐसा एक एक्स एक्सिस ऐसा एक वाई एक्सिस लेते हैं, बट रिमेंबर दे आर एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, सो दैट फ्रॉम एक्स एक्सिस इफ यू गो एंटी क्लॉकवाइज यू रीच पॉजिटिव वाई एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इफ यू गो एंटी क्लॉकवाइज यू विल रीच पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, आप बोलोगे नहीं नहीं ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमें आई क्रॉस जे जो प्रोडक्ट है दैट शुड कम आउट एज के कैप। ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में पहुंचना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में पहुंचना जरूरी है। ठीक, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। नाउ लेट्स सी, हम देखना ये चाहते हैं कि नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो, मतलब
जितना फोर्स रहेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में उतने ही फोर्स रहेगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो का मतलब हुआ जितना फोर्स रहेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस में उतना ही फोर्स रहेगा नेगेटिव वाई एक्सिस में। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि सपोज ऐसा कुछ हुआ कि कोई बॉडी का सिग्मा एफ एक्स तो जीरो है, सिग्मा एफ वाई जीरो नहीं है, इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब वो मूव करेगा, एक्सीलरेट करेगा किधर? If sigma fx is zero, sigma fy is not zero, the body will not accelerate along x-axis क्योंकि sigma fx is zero, and sigma fy is not zero means there is some net force along y-axis, the body will accelerate along y-axis। समझ में आया क्या? ये चीज जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम कहेंगे however, अगर हम कहेंगे if sigma fx is equal to zero and sigma fy is not equal to zero, then the body does not accelerate along x-axis। क्यों? क्योंकि सिग्मा fx जीरो है, but accelerates along positive y-axis और along y पॉजिटिव, इट डिपेंड्स कि सिग्मा fy का वैल्यू कितना है, नेगेटिव है तो इट विल गो along नेगेटिव y-axis, पॉजिटिव है तो इट विल गो along पॉजिटिव y-axis, along y-axis। तो हमें इंटरेस्टिंगली देखना है कि इंटेलिजेंटली देखना है कि कौन सा पार्ट जीरो है, कौन सा जीरो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज एन इंक्लाइन प्लेन, अगर मैं इसके ऊपर एक ब्लॉक को छोड़ देता हूं, सपोज इट इज ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, अब क्या होगा? ये फिसलने लगेगा, देयर विल बी सम एक्सीलरेशन। इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं देखो इस ब्लॉक को, क्या ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है? नहीं, ये तो फिसल रहा है विद सर्टेन एक्सीलरेशन, इट इज फिसलिंग डाउन, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। अच्छा, इक्विलिब्रियम में नहीं है का मतलब क्या है? सिग्मा एफएक्स जीरो नहीं है कि सिग्मा एफवाई जीरो नहीं है कि दोनों जीरो नहीं है? हाँ, ये नहीं बता सकते, इट डिपेंड्स कि हाउ वी आर चूजिंग आवर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ध्यान से देखना, सपोज हम कहेंगे आई चूज दिस एज माई वाई एक्सिस, दिस एज माई एक्स एक्सिस, तो बताओ इसको अगर हम फ्रेम लेंगे यहां से इसी के कंपैरिजन में देखेंगे तो क्या कहोगे आप? क्या ये बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है along y एक्सिस? along y एक्सिस मतलब लाइक दिस। हाँ, ये तो ऐसे एक्सीलरेट कर रहा है, ऐसे एक्सीलरेट कर रहा है, तो इसका ऐसा कंपोनेंट भी होगा। हाँ, इट हैज सम एक्सीलरेशन along y एक्सिस, मतलब अगर हम ऐसा x एक्सिस और ऐसा y एक्सिस लेंगे, हम कहेंगे सिग्मा fy इज नॉट जीरो। अच्छा, क्या ये एक्सीलरेट कर रहा है along x एक्सिस? देखो हम लिए ऐसे x एक्सिस और ये बॉडी इधर को स्लाइड कर रहा है, इधर को एक्सीलरेट कर रहा है, क्या इसका इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट होगा? हाँ होगा, मतलब इट हैज गॉट सम एक्सीलरेशन along x एक्सिस आल्सो, तो हम कहेंगे सिग्मा fx इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। सिग्मा fx भी जीरो नहीं है, ये हमें समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा एक्स एक्सिस लेता हूँ, कैसे बताओ? पैरेलल टू द प्लेन लेता हूँ एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेता हूँ वाई एक्सिस। सोचो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? अगर मैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन को लेता हूँ वाई एक्सिस, पैरेलल टू द प्लेन को लेता हूँ एक्स एक्सिस, बताओ ये बॉडी ऐसे स्लाइड कर रहा है, मतलब इट इज मूविंग अलोंग व्हिच एक्सिस? इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर? इन दिस केस सिग्मा fx जीरो है क्या? नहीं है। क्या ये बॉडी along perpendicular to this plane मूव कर सकता है? नहीं मूव कर सकता। कैसे मूव करेगा? इट इज स्लाइडिंग along this plane, तो इट कैन नॉट मूव perpendicular to the plane, मतलब इट कैन नॉट मूव along y एक्सिस। मतलब हम कहेंगे सिग्मा fy इज इक्वल टू क्या है? जीरो। अब अगर ऐसा x एक्सिस ऐसा y एक्सिस लेते हैं
तो हम कहेंगे ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? क्योंकि सिग्मा एफ एक्स जीरो नहीं है, सिग्मा एफ वाई जीरो है। अगर ऐसा एक्स एक्सिस ऐसा वाई एक्सिस लेंगे तो हम कहेंगे ना सिग्मा एफ एक्स जीरो है ना सिग्मा एफ वाई जीरो है। बट दोनों का कंक्लूजन ये है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। बट इंटेलिजेंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस चूज करने से क्या होगा, हमें कुछ चीजें जीरो मिल जाएगा, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्या मैं आपको कुछ समझा पा रहा हूं? आर यू एबल टू फॉलो मी? यस 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 सर। तो ठीक है, आपको अभी बताना है अगला चीज, जस्ट कि आपको समझ में आ गया ये प्रूव करने के लिए आपको नेक्स्ट चीज बताना है। आई टेक एन एग्जांपल हियर। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक पेंडुलम ऐसे रखा है। अब इस पेंडुलम को यहाँ से छोड़ देंगे, पेंडुलम को यहाँ से छोड़ देंगे तो ऑब्वियस है कि ये पेंडुलम ऐसे फिसलते हुए आएगा। इट विल स्लाइड लाइक दिस और इट विल ऑसिलेट लाइक दिस। मैं जानना ये चाहता हूं कि इस केस में एट पोजीशन ए क्या ये पेंडुलम इक्विलिब्रियम में है? यू सी एट पोजीशन ए पेंडुलम और बॉब, राइट, बॉब is not in equilibrium। ये समझ में आ रहा है क्योंकि ये तो मूव करेगा, भी एक्सीलरेट करेगा, स्पीड इसका बढ़ेगा, नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बताओ अगर हम लेते हैं ऐसा एक्स एक्सिस ऐसा वाई एक्सिस, तो क्या सिग्मा एफ एक्स जीरो है कि सिग्मा एफ वाई जीरो है कि कोई जीरो नहीं है? कि आप क्या कहोगे, व्हाई इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम? क्या सिग्मा एफ एक्स जीरो है? सोचो, ये बॉडी अभी ऐसे आने वाला है, जब वो ऐसे आएगा नीचे की तरफ, इज इट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस? यस, इसका मोशन का कुछ हिस्सा ऐसा भी होगा, सो इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। क्या ये नीचे की तरफ भी आएगा यहाँ पर आते आते? हाँ, नीचे भी आ रहा है, इधर को भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, मींस इट इज एक्सीलरेटिंग अलोंग दिस लाइन एज वेल एज ऑन दिस लाइन। इसका मतलब यहाँ पे तो ना सिग्मा एफ एक्स जीरो ना सिग्मा एफ वाई जीरो। सोचो, सेम केस को रिपीट करने के लिए अगर मैं कुछ बात ऐसे लेता हूं, ठीक है, कैसे बताओ? सपोज आई चूज माई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लाइक दिस। ये था हमारा पेंडुलम, ये था पेंडुलम। मैं क्या करता हूं, आई चूज दिस एज माई वाई एक्सिस, दिस एज माई एक्स एक्सिस। आई होप यू अंडरस्टैंड द फिगर। नाउ बताओ, इस केस में अब भी ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, मूव कर जाएगा। क्यों इक्विलिब्रियम में नहीं है भैया? सिग्मा एफ एक्स जीरो नहीं है कि सिग्मा एफ वाई जीरो नहीं है कि दोनों जीरो नहीं है? क्या सिग्मा एफ एक्स जीरो है? सोचो, सिग्मा एफ एक्स जीरो है, ये अब ऐसे मूव करने वाला है। इज इट नॉट मूविंग इन दिस डायरेक्शन? यस, तो सिग्मा एफ एक्स जीरो नहीं है। क्या ये किसी भी तरह से इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है along the thread? नहीं, it cannot move in this direction, so sigma fy जीरो है। समझ में आ रहा है क्या? तो आप कैसे ले रहे हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसके ऊपर डिपेंड करता है। डोंट वरी अगर बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया तो जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लेट अस प्रोसीड विद द ओल्ड क्वेश्चंस जो हम लोग किए उसको दोबारा रिपीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज ऐसे शायद हम लोग ऐसा एक क्वेश्चन को किए थे। ये कोई एक स्फीयर है, ये स्फीयर क्या हुआ है, जस्ट अ मिनट, हम कहेंगे कि ये एक स्फीयर है। दिस स्फीयर इज नाउ बिटवीन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड this sphere is now between an inclined plane and a wall। ठीक है, ये स्फीयर एक इंक्लाइंड प्लेन और एक वॉल के बीच में। वॉल कहाँ? वॉल तो यहाँ, ये है वॉल, ये हो गया वॉल, ये हो गई वॉल में, ये हो गई वॉल और ये हो गई इंक्लाइंड प्लेन। इन दोनों के बीच में ये फंसा हुआ है।
और दिया है कि सपोज दिस एंगल इज समथिंग लाइक 30 डिग्री, और दिया है कि स्फीयर का मास है सपोज समथिंग लाइक 12 kg मास ऑफ दिस स्फीयर, और दिस पॉइंट इज से A, दिस पॉइंट इज B। आपको पूछा गया है फाइंड रिएक्शन फोर्सेस एट A एंड B। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड रिएक्शन फोर्सेस एट A एंड B। थोड़ा ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं इसको। अच्छा, सॉल्यूशन हमें थोड़ा बहुत मालूम है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन को हम लोग लेमिस थ्योरम से किए थे। नहीं, क्या किए थे, पहला स्टेप था फ्री बॉडी डायग्राम, तो पहले करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे करता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम में हम दिखाएंगे स्फीयर, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द स्फीयर, कितने फोर्स आ रहे हैं इसके ऊपर, 2 कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड ए फील्ड फोर्स। यस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या क्या है, ए पे कॉन्टैक्ट फोर्स है तो कहो इसको आर ए, बी पे कॉन्टैक्ट फोर्स है तो कहो इसको आर बी, और इसका अपना वेट भी तो है जिसको हम फिलहाल W लिखते हैं, जबकि W का वैल्यू हमें मालूम है। W कितना है, 12 kg का वेट कितना होगा, 12 into G, that is 120 न्यूटन। W is known to us, तो इस क्वेश्चन में W क्या हो गया, W is 120 न्यूटन। अच्छा, ये बात। थ्री बॉडी डायग्राम के बाद सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते थे, आपको याद होगा, we went for a point diagram। पॉइंट डायग्राम में we assume the body to be a single point mass। ये हो गया बॉडी, इसके ऊपर एक फोर्स RA है, एक फोर्स RB है, और एक वेट W है ना। और ये जो टेढ़ा फोर्स है इसका वैल्यू तो बताना पड़ेगा कितना टेढ़ा है, और आप लोग तो मास्टर हो गए हो अभी। यस, देखो पूछने की जरूरत नहीं, बिना पूछे भी लोग बताने लगे। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री, आई लाइक इट। इसके बाद क्या करना था, इसके बाद तो हमें लेमिस थ्योरम लगाना था। लेमिस थ्योरम लगा के हम लोग कर रहे थे, हम लोग यूजिंग लेमिस थ्योरम वी वर कंप्लीटिंग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। बट अब हमें कुछ दूसरा करना है, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। नाउ आई वांट टू गो फॉर द सेकंड स्टेप। आप चाहे तो लेमिस थ्योरम लगा के ट्राई कर सकते हो आरए और आरबी निकालने के लिए, मैं लेकिन अपना नया टेक्निक बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि लेमिस थ्योरम ये क्वेश्चन बन रहा है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो लेमिस थ्योरम से नहीं बनेंगे। लेमिस थ्योरम का अपना लिमिटेशन है, 3 फोर्स कंकरेंट फोर्स तभी जाके लेमिस थ्योरम लगता है। ओके, नाउ वी वांट टू सी द सेम क्वेश्चन इन ए अदरवाइज मेथड, डिफरेंट मेथड। लेट अस सपोज हम कहेंगे इसको कॉपी कर लेते हैं दूसरे पेज में। Now we go for next page and see how it is being solved. आप देखो कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। जब ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना चाहूंगा, मैं पहले देखूंगा कि मुझे सिग्मा fx0 सिग्मा fy0 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है? हाँ, इक्विलिब्रियम में। सो लेट अस चूज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चलिए, मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे भी ले सकता हूं। कोई कहेगा ये लूंगा एक्स एक्सिस, ये लूंगा वाई एक्सिस, कोई बोलेगा ये लूंगा एक्स एक्सिस, ये लूंगा वाई एक्सिस, कुछ भी ले सकता हूं। लेकिन इंटेलिजेंट तो वो है कि आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ऐसे लोगे कि मोस्ट ऑफ द फोर्सेस आर कमिंग अलोंग द एक्सिस, तो आपको कंपोनेंट ऑपोनेंट निकालने में काफी आसान होगा। तो आपको समझाने के लिए आई कैन चूज माई एक्स एक्सिस लाइक दिस, आई कॉल दिस एज माई एक्स एक्सिस and I call this as my y axis। कोई तकलीफ नहीं, मैं इसे क्यों लिया, कोई लॉजिक नहीं क्यों ऐसे लिया, बस मुझे लगा कि अगर ये फोर्सेस अलोंग द एक्सिस रहेंगे तो इनका कंपोनेंट निकालना काफी आसान होगा। और ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है। नाउ let us go for the next step। as shown or for equilibrium or at equilibrium सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ, ये तो हम जानते हैं, सिग्मा एफ एक्स 0 होता है, सिग्मा एफ वाई 0 होता है। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, मतलब नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 है। मतलब इधर को जितना फोर्स होगा
the amount of force towards right must be equal to force towards left. Leftward force must be equal to rightward force. Leftward force, पहला क्वेश्चन को डिटेल्स में लिख रहा हूं, बाद में नहीं लिखूंगा. Leftward force must be equal to rightward force. ठीक है. अच्छा, लेफ्ट को क्या फोर्स है? लेफ्ट को इधर को क्या फोर्स है? क्या W का कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है? अरे नहीं, W तो इसके साथ 90 डिग्री कर रहा है. कंपोनेंट क्या होगा? जीरो. कोई एक वर्टिकल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है. ये स्टेटमेंट को दिमाग में बैठा लो. वर्टिकल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो, हॉरिजॉन्टल फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो. W का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? अरे जीरो, क्योंकि ये वर्टिकल है. तो टुवर्ड्स लेफ्ट क्या फोर्स है? इसका तो कोई कंपोनेंट है नहीं. ये तो टुवर्ड्स राइट दिख रहा है, इसका दिख रहा है. कोई बताएगा कितना होगा? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ आरबी टुवर्ड्स लेफ्ट? लेफ्टवर्ड फोर्स निकाल. इधर को कितना होगा? आरबी cos 60. समझ में आ रहा है क्या? कंपोनेंट ऑफ आरबी इन दिस डायरेक्शन, आरबी cos 60. अच्छा, और कोई फोर्स है इस डायरेक्शन में? नहीं, ये अकेला था. टुवर्ड्स राइट क्या फोर्स है? क्या W का कोई कंपोनेंट है? नहीं. और क्या है? RA. RA का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या है? अरे पूरा का पूरा RA इस डायरेक्शन में है, तो इट इज सेम एज RA. समझ में आ रहा है क्या? RB का x कंपोनेंट इधर को है, RA का x कंपोनेंट उधर को है, और सिग्मा fx जीरो है. कैसे पता चला? क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है. मतलब RA must be equal to RB cos 60. cos 60 का वैल्यू 1/2 है, तो 2 इधर चला गया, हमें मिल गया RB is equal to twice of RA. क्या यहां तक सबको समझ में आया? Is it understood? Yes. कोई तकलीफ है तो बोलो, नहीं तो फंस जाओगे. शर्माओगे तो जान निकल जाएगा. चैप्टर बड़ा टेढ़ा है. किसी को दोबारा चाहिए? नहीं चाहिए. इधर कोई शर्माते वरमाते है ही नहीं. जिनको जो चाहिए मांग लेते. बहुत बढ़िया. लेट अस गो फॉर इक्विलिब्रियम सिग्मा fx इज जीरो. हमें और की क्या है मालूम है? एट इक्विलिब्रियम हमें ये भी मालूम है कि सिग्मा fy भी तो जीरो होता है. हाँ होता है. सिग्मा fy जीरो है, मतलब नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस जीरो है. मतलब अपवर्ड फोर्स must be equal to downward force. अपवर्ड फोर्स कौन दे रहा है? अपवर्ड फोर्स कौन दे रहा है? क्या RA का कोई कंपोनेंट है अपवर्ड? नहीं, ये तो इसके साथ 90 डिग्री कर रहा है. हॉरिजॉन्टल फोर्स है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट कहां से आएगा? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ RA along y axis? RA cos 90 जीरो. ठीक है. What is the component of RB along positive y axis? RB का कंपोनेंट along positive y axis क्या है? आप कहोगे RB cos 30. आपको याद होगा component of a vector in any direction is given by product of magnitude of the vector and cosine of the angle. So RB cos 30. RB का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में RB cos 30. अच्छा, ऊपर की तरफ ये फोर्स है, नीचे की तरफ क्या फोर्स है? नीचे की तरफ क्या फोर्स है? W का वैल्यू तो हम जानते थे 120 न्यूटन था, नहीं? हाँ. अच्छा, इसका मतलब RB कितना हो गया भाई? RB is √3/2 into RB is equal to 120 और RB is equal to 240 by √3 न्यूटन. 240 by √3 न्यूटन. ये आपको समझ में आना चाहिए. क्या सबको समझ में आया? यस सर. अब RA क्या है भाई? इट इज RB/2. RB आपको दिया गया है, उसका आधा, सो इट इज 120 by √3 न्यूटन. देखो RA RB मिल गया. अब बोलोगे लेमी वाला मेथड ठीक था सर, बहुत इजी था. ये थोड़ा टेढ़ा, बट आप इसको मिस नहीं कर सकते क्योंकि आगे आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है. 3 से ज्यादा फोर्स होंगे तो आपको कोई दूसरा तरीका नहीं मिलेगा. कंकरेंट फोर्स नहीं है करना है तो कोई दूसरा तरीका नहीं मिलेगा. ठीक है. और काफी केसेस में तो आपको एंगल वगैरह नहीं मिलेंगे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी में.
तो उन केसेस में तो हमें कुछ दूसरे तरीके से सोचना होगा। तो क्या देखे हम, RB इज इक्वल टू 240/√3 न्यूटन, RA इज इक्वल टू 120/√3 न्यूटन। ये पूरे चीज बताने की बहाने में आपको समझाना चाहता था कि सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज इक्वल टू फोर्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिग्मा fy इक्वल टू 0 का मतलब हुआ अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तब जाके नेट फोर्स किसी बॉडी का 0 होगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो पहले मैं लेमिस थ्योरम लगा के ढेर सारे क्वेश्चन आपसे करवाया हूं, वो सारा क्वेश्चन को इस मेथड से करना, आंसर ऑलरेडी आपके पास है कि नहीं। आई एम गिविंग यू सम मोर क्वेश्चंस नाउ, बट आपके पास आंसर है, आप उसको कर लेना। अब मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, ये एक्स्ट्रा क्लू याद रखना कभी कभार काम में लग जाता है। जैसे अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के पास एक वेट है, जो वेट है इसके पास, द वेट ऑन द ब्लॉक इज एक्टिंग वर्टिकली डाउन। ये जो वेट है जिसको आप mg कहते हो, ये mg का कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम निकालना चाहेंगे व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ mg इन दिस डायरेक्शन एंड व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ mg इन दिस डायरेक्शन, mg का कंपोनेंट हमें दो अलग अलग डायरेक्शन में पता करना है, ये डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन में। तो क्या कहता है व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट, व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट, क्योंकि अक्सर जरूरत पड़ता है। जहां पर mg है, mg को आप दो कंपोनेंट में से रिजॉल्व कर सकते हो। अगर ये एंगल थीटा है तो आप जानते होंगे, हम लोग पहले भी डिस्कशन किए थे वेक्टर चैप्टर में, ये कितना होता था mg sin थीटा, क्योंकि ये एंगल होता था 90 - थीटा। ये एंगल ये कितना होगा mg cos थीटा। ध्यान रहे कि फ्री बॉडी डायग्राम में, यस, या तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप mg दिखाओ या फिर फ्री बॉडी डायग्राम में आप इस जो ब्लॉक के ऊपर mg मत दिखाओ और दिखा दो ये दो फोर्स, तब भी आपके काम बन जाएंगे। दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। एनी वेक्टर can be equivalently replaced by its resolved components in any two mutually perpendicular directions। तो आपको ये फिगर पूरा दिमाग में प्रिंट कर लेना है, जैसे नागिन कहता है ना, दुश्मन का फोटो को प्रिंट कर लेता है, वैसे पूरा प्रिंट कर लेना है। आइदर आप फ्री बॉडी डायग्राम में mg दिखाओ या फिर ये दोनों दिखाओ। और अक्सर जहां पर हमें x एक्सिस y एक्सिस ऐसे चुनना होगा, अगर हम ऐसे ले लेते हैं हमारा कैलकुलेशन फटाफट बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, देखो कितना इंटरेस्टिंग है और आप कैसे ओरली कर लोगे। लेट मी शो यू। अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोज हम कहेंगे हियर इज एन इंक्लाइन प्लेन, हियर इज ए ब्लॉक से ऑफ 8 kg। अब ये ब्लॉक को ऐसे बांध के रखा गया है, पूछा है बताओ अगर दिया है ये एंगल कितना दिया है, एंगल दिया है 60 डिग्री, तो पूछा है फाइंड टेंशन इन थ्रेड एंड रिएक्शन ऑफ द इंक्लाइन, रिएक्शन फोर्स ऑफ द इंक्लाइन। अब ये ब्लॉक बताने की जरूरत नहीं है कि इक्विलिब्रियम में है। अब ये हमें पता करना है कि ये जो ब्लॉक है ये कहां पे है। हम इसको मास दिए हैं 8 kg, मास ऑफ द ब्लॉक इज गिवन 8 kg। ठीक है, हमें पता करना है रिएक्शन फोर्स ऑफ द इंक्लाइन एज वेल एज द टेंशन इन द थ्रेड। सो सिंपल। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं, देखो कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। ये हो गया ब्लॉक, यहां पे हो गया ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस को दिखाना है, आपको कांटेक्ट फोर्स दिखाना है। हाँ दिखाना है। कांटेक्ट फोर्स कैसे होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, मतलब एक ऐसा फोर्स होता है। द प्लेन इज पुशिंग इट विथ व्हाट फोर्स वी डोंट नो, वी वांट टू फाइंड आउट एनीवे। और इसके ऊपर और क्या फोर्स है? थ्रेड इसको खींच रहा होगा ऐसे। हाँ ठीक है, वही तो टेंशन है, पता करना है। और क्या है? उसके ऊपर वेट है, वेट लगाओ,
और वेट की जगह हम दो कंपोनेंट फोर्स दिखा सकते हैं, एक ऐसा फोर्स और एक ऐसा फोर्स। क्या आपको अभी भी याद है कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये फोर्स कितना होगा? 8G sin 60। ये फोर्स कितना होगा? 8G cos 60। क्या सबको समझ में आ रहा है? Is it understood? Yes। यहां तक समझ में आ गया तो आगे और कोई मुश्किल नहीं। अब मैं क्या करता हूं, मैं लेता हूं ऐसा एक्स एक्सिस, ऐसा वाई एक्सिस। आप अपनी मर्जी से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले सकते हो। सर आपको कैसे पता चला ऐसे लेना चाहिए? हमें कुछ पता होता नहीं चला, हम तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे ले रहे हैं कि मेजॉरिटी फोर्सेस विल लाई अलोंग द एक्सिस, तो मुझे कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई फोर्स अगर अलोंग एक्स एक्सिस है उसका वाई कंपोनेंट 0 होगा, अलोंग वाई एक्सिस है उसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा। इसीलिए मैं मैक्सिमम फोर्सेस को अलोंग द एक्सिस रखने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आया? अच्छा, तो अगर ऐसा है बात तो बताओ हमें सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 हमें क्या देगा? इधर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर का फोर्स। इधर को क्या है T, इधर को क्या है 8G sin 60, तो सीधे सीधे मिल गया T इज इक्वल टू 8G sin 60। sin 60 कितना है? √3/2। 8 into G हो गया 80 into √3/2 is coming out to be 40 √3 न्यूटन। अच्छा, सिग्मा Fy is equal to 0 क्या मतलब है? मतलब फोर्स अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस इज इक्वल टू फोर्स अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। इधर को जितना फोर्स होगा इधर को उतना ही फोर्स होगा। इधर को क्या फोर्स है? R। अच्छा, तो फिर उल्टा डायरेक्शन में क्या फोर्स है? 8G cos 60। 8G cos 60 कितना हो गया? 40 न्यूटन, क्योंकि cos 60 होता है। हाँ देखो तो क्या ये निकालना मुश्किल था? तो कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ा कि जो वेट था mg को हम रिप्लेस कर दिए दो कंपोनेंट से, mg sin थीटा, mg cos थीटा। ये आपको बार बार याद रखना है, बढ़िया से याद रखना है। क्या सबको ये चीज याद रह गया कि वेट का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू दी इंक्लाइन होता है 8G cos थीटा, mg cos थीटा, और वेट का कंपोनेंट पैरेलल टू इंक्लाइन होता है mg sin थीटा। अब फिर दोनों याद मत रखो, एक sin थीटा होता है cos थीटा होता है, ये मालूम है। पैरेलल टू इंक्लाइन होता है mg sin थीटा, यही याद रखो, ऑटोमेटिकली दूसरा हो जाएगा cos थीटा। दोनों याद रखने में तकलीफ होता है, ठीक है ना? तो हम कहेंगे mg का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन mg sin थीटा, तो दूसरा कंपोनेंट mg cos थीटा, खत्म। समझ में आया? चलिए अब आप लोग इसी मेथड में कोई दूसरा क्वेश्चन को मेरे लिए करो और बताओ। डू दिस क्वेश्चन नाउ। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग किए थे कि एक लड़का एक हॉरिजॉन्टल बार से झूल रहा था, ठीक है। अब लड़के की जगह में एक ब्लॉक झुला दिया हूं और मैं बता रहा हूं कि हियर इज ए रिंग, दैट मींस द टेंशन हियर एंड टेंशन हियर हैज टू बी सेम। और मुझे पता ये करना है कि ये एंगल अगर 30 डिग्री हुआ तो ऑब्वियसली ये एंगल भी तो 30 डिग्री ही होगा। और इसका ये जो ब्लॉक है इसका मास है 6 kg। in figure shown find tension in the thread, टेंशन इन द थ्रेड। आपको पता करना है थ्रेड में टेंशन कितना है। यू टू फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना सिंपल है और करने की तो ढेर सारे तरीके हैं, यू नो, वो सारा तरीका आप लगा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं चाहता हूं कि आप ये जो सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 वाला मेथड को लगाओ और सॉल्व करो। कैसे आप x एक्सिस लोगे, कैसे आप y एक्सिस लोगे, आपकी मर्जी है। कौन सा इक्वेशन से आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपकी मर्जी है, आपको ढूंढ के निकालना है।
ठीक है, हाउ टू डू, स्टार्ट विद द फ्री बॉडी डायग्राम, चूज अप्रोप्रिएट x एक्सिस y एक्सिस, एट इक्विलिब्रियम सिग्मा fx must be 0, sigma fy must be 0, you can get the values. Okay, try them. करना क्या था, टेंशन पता करना था। पहले वी गो फॉर द फ्री बॉडी डायग्राम, हमें पहले फ्री बॉडी डायग्राम देखना है, ठीक है, सॉल्यूशन में देखना है, सॉल्यूशन में देखना है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में जिनको जिनको समझ में नहीं आ रहा है सिर्फ वही लोग बोलेंगे। हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं 6 kg का, क्या कोई मुझे बताएगा 6 kg का ये जो अरेंजमेंट है इसके ऊपर कितने तो फोर्स आ रहे हैं, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस अरेंजमेंट ऑफ 6 kg रिंग के साथ, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, 3। विज्ञानशु को छोड़ के बाकी सब बोले, क्योंकि विज्ञानशु अभी भी सोच रहे हैं। ओह मस्त। तो अब यहाँ पे एक फोर्स है टेंशन का T, यहाँ पे एक फोर्स है टेंशन का T, और ये दोनों एंगल आपको मालूम है, ये है आपका 60 न्यूटन। अच्छा, पॉइंट डायग्राम करें तो, पॉइंट डायग्राम करें तो ये है T, ये है T, और इधर कुछ है 60 हम, और ये एंगल कितना है, these angles are 30 डिग्री each, ये सारे एंगल थे 30 डिग्री, वो हमें मालूम है, ये 30 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, ठीक है। अब हम जो फ्री बॉडी डायग्राम कर रहे हैं, पॉइंट डायग्राम कर लिए, उसमें हमें सुइटेबल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना है, ठीक है। लेट अस टेक सुइटेबल वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, चलो मैं एक्स एक्सिस लेता हूं ऐसे, और वाई एक्सिस ले लेता हूं ऐसे, कोई तकलीफ नहीं, यू कैन टेक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एज पर योर विश, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, आई चूज दिस एज माय एक्स एक्सिस, दिस एज माय वाई एक्सिस, और हमें क्या मालूम है कि ये जो एंगल्स है ये 30 डिग्री है। ध्यान से देखो, यहां तक पहुंच गए, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब सिग्मा fx 0 है, सिग्मा fy भी 0 है। हमें पता करना है T, सिग्मा fy एट इक्विलिब्रियम, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, फोर्स अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस इज इक्वल टू फोर्स अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। यहाँ पर कौन कौन सा फोर्स है जो अपवर्ड कंपोनेंट रख रहे हैं, क्या 60 न्यूटन का कोई अपवर्ड कंपोनेंट है, नहीं, ये तो खुद ही डाउनवर्ड है। क्या T का कोई अपवर्ड कंपोनेंट है, हाँ है, कितना है, T cos 30। क्या ये वाला T का कोई कंपोनेंट है, हाँ है, कितना है, T cos 30, यस। तो देयर आर टू कंपोनेंट्स, 2T cos 30, ये अपवर्ड है, और डाउनवर्ड कितना है, 60, cos 30 is √3/2, तो T बन गया 60/√3 न्यूटन। देखो कितना आसानी से बन गया, यू गॉट द टेंशन इन द थ्रेड। आप इसको लेमिस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते थे, यूजिंग आपका ट्रायंगल लॉ भी कर सकते थे। अगर ये दो फोर्स T एंड T है, इन दोनों का रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल टू एंड अपोजिट टू द वेट ऑफ दिस बॉडी, इसलिए तो इक्विलिब्रियम है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, t² + t² + 2t cos 60 होल ओवर, तो दैट विल बी √3t। सो √3t इज इक्वल टू 60 और t इज इक्वल टू 60/√3। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस मेथड, क्योंकि इस मेथड का यूज आगे है, ऐसा जगह पे ये काम करेगा जहां पर किसी दूसरा मेथड काम नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए इसको सीखना जरूरी है। क्या ये मेथड में आप लोगों को समझा पाया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको देखता हूं, बताता हूं यहाँ पे। सपोज हम कहेंगे कि, और आपको जितने सारा क्वेश्चन में लेमिस थ्योरम से करवाया, सारा क्वेश्चन को इस मेथड से करना और देखना कि आंसर सेम आ रहा है, मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलेगा। सपोज ये कोई एक हॉरिजॉन्टल बार है जहां से कोई एक रस्सी ऐसे झूल रहा, ए रोप इज हैंगिंग लाइक दिस, हियर इज ए रोप, ये एक रोप है जो ऐसा ऐसा झूल रहा है। ध्यान रहे
किसी रस्सी को अगर आप ऐसे किसी हॉरिजॉन्टल बार से बांध दोगे तो ये जो शेप आता है ना, दैट शेप इज ऑफ दैट ऑफ ए पैराबोला, पैराबोलिक शेप का होता है। कोई पूछेगा नहीं आपको जानकारी के लिए। और जैसे हम कहते हैं कोई चीज को यहाँ से प्रोजेक्ट करो, जो पाथ जाता है, पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी, द पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी, द शेप इज कॉल्ड कैटेनरी, द कैटेनरी इज ऑफ पैराबोलिक शेप। समझ में आ रहा है क्या? कैटेनरी इज कॉल्ड पैराबोलिक शेप। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे समथिंग रॉन्ग विथ माय बोर्ड। तो हमें मिला कि ऐसा कोई एक रोप है झूल रहा है, और क्या दिया कि एंगल थीटा है। ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? ए रोप ऑफ मास, चलो W ले लेते हैं, ऑफ वेट W is hanging as shown, ठीक है, समझ में आ गया। फाइंड टेंशन इन रोप। ध्यान रहे ये मासलेस थ्रेड नहीं है, मासलेस थ्रेड होने से हर जगह टेंशन बराबर होता था, अब तो टेंशन बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। फाइंड टेंशन इन रोप एट द एंड पॉइंट्स एंड एट मिड पॉइंट। ओहो, कितना खतरनाक चीज है। एंड पॉइंट में और मिड पॉइंट में हमें टेंशन चाहिए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें टेंशन निकालना है। We want to find out the tension। कहाँ पे? एंड पॉइंट में, मिड पॉइंट में। टेंशन क्या था भाई? टेंशन एट ए पॉइंट इन ए थ्रेड इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ व्हिच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन। आप इसको दो बार में सॉल्व कर सकते हो, एक बार में भी सॉल्व कर सकते हो। आप कहोगे रोप का आधा पार्ट को लेते हैं। इफ आई कंसीडर हाफ पार्ट ऑफ द रोप का आधा पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। रोप इक्विलिब्रियम में है तो उसका आधा पार्ट भी तो इक्विलिब्रियम में है, हाफ पार्ट इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम, है ना। रोप अगर इक्विलिब्रियम में है तो आधा पार्ट भी इक्विलिब्रियम में है। अगर ये वाला टुकड़ा को हम काट के लाए हैं, चलो सोचते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं, इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्स आ रहा होगा कुछ ऐसे, क्योंकि जो पुलिंग होगा दैट इज ऑलवेज अलोंग द थ्रेड। कोई रस्सी लगा के किसी को पुल करोगे, अलोंग द थ्रेड ही तो पुल करोगे, है ना। कोई रस्सी लगा के किसी को साइडवाइज पुल कर सकते हो क्या? नहीं, कोई रस्सी लगा के जब भी आप किसी को खींचोगे रस्सी के अलोंग ही खींच सकते हो, ठीक है। तो हम कहेंगे यू आर पुलिंग इट अलोंग द थ्रेड, फाइन। तो कॉल दिस टेंशन टू बी T1। अब यहाँ पे मिड पॉइंट में दूसरा वाला सेक्शन इसको खींच रहा होगा विद सम फोर्स, से इट इज T2। टेंशन क्या था? फोर्स विथ व्हिच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ हाफ पार्ट ऑफ द रोप, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ हाफ रोप, आधा रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम कर रहे हैं। तो दो फोर्स दिखा दिए, और भी तीसरा फोर्स बाकी रह गया क्या? इसका वेट नहीं, पूरा रोप का वेट कितना था? W। आधा रोप का वेट कितना होगा? W/2। कहां पर एक्ट करेगा? कहीं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वहीं पे एक्ट करेगा। मालूम नहीं है कहां है, लेकिन कहीं तो होगा। लेकिन ये फ्री बॉडी डायग्राम पूरा नहीं हुआ है। कैसे पूरा नहीं हुआ? सारे फोर्स तो दिखा है, सारे फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी प्रॉपर्ली दिखा है। हाँ ठीक है, ये फोर्स कुछ टेढ़ा दिख रहा है, तो ये कितना टेढ़ा है बताना जरूरी है। ये फोर्स कैसा है? अलोंग द थ्रेड। अच्छा, अलोंग द रोप मतलब ये एंगल कितना है? थीटा। समझ में आया क्या?
Now you have shown three forces acting on the body and the body is in equilibrium. चलिए हम एक suitable x axis and y axis ले लेते हैं. I call this as x axis, this is y axis. अगर ऐसा x axis and y axis हम ले लिए तो आप थोड़ा सोचो और बताओ, हम अगर सिग्मा fx इक्वल टू 0 लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिग्मा fx इक्वल टू 0 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या बनेगा और क्या निकल जाएगा मुझसे? चलो निकालते हैं. पहले सिग्मा fy इक्वल टू 0 हम कहेंगे 8 इक्विलिब्रियम. ठीक है, सॉल्यूशन की बात चल रहा है. 8 इक्विलिब्रियम सिग्मा fy इज इक्वल टू 0. सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. ये बॉडी के ऊपर कितने फोर्स आ रहे हैं? 3 ही तो आ रहे हैं. अच्छा, क्या ये अपवर्ड फोर्स दे रहा है? नहीं, ये डाउनवर्ड दे रहा है. ये इसका एक कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. इसका एक कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. थोड़ा एक फोर्स को प्यार से देखो. ये फोर्स कुछ ऐसा है, नहीं, ये एंगल थीटा है. तो क्या बता सकते हो T1 का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? ये कंपोनेंट होता है T1 cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट कितना होता है? याद है क्या? T1 साइन थीटा. TS. आप लोगों को मालूम है. मैं कभी कभार डर जाता हूँ कि शायद मालूम नहीं है, भूल गए क्या ऐसे. तो T1 साइन थीटा. तो आप क्या कहोगे? अपवर्ड फोर्स T1 साइन थीटा must be equal to डाउनवर्ड फोर्स W/2. मिल गया, T1 मिल गया, W/2 साइन थीटा. नहीं, अच्छा, लेकिन T2 तो नहीं मिला. चलो T2 निकालते हैं. T2 निकालने के लिए T2 इज अलग एक्स एक्सिस, तो हमें सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा. अगेन हम कहेंगे सिग्मा fx इज इक्वल टू 0. क्या दे रहा है ये देखो तो, सॉरी, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0. ये क्या दे रहा है आपको? राइट वर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट वर्ड फोर्स. राइट को क्या फोर्स है? T2. लेफ्ट को क्या फोर्स है? T1 का कंपोनेंट. T1 का कंपोनेंट लेफ्ट की तरफ कितना है? T1 cos थीटा. क्या समझ में आ रहा है? जबकि T1 का वैल्यू क्या था? W/2 sin थीटा. सो इट इज W/2 cos थीटा बाई sin थीटा. तो हो गया cot थीटा. तो क्या मिल गया आपको? T2 इज W cot थीटा बाई 2. T1 इज W/2 sin थीटा. देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप समझ पाओगे तो कर लो. ध्यान से देखिए, क्या ये चीज आपको समझ में आया? और एनीबॉडी नीड्स रिपीटेशन? आपको समझ में आ रहा है? चलिए ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है. टेल मी द आंसर हियर. ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल दिया गया है कि सपोज हम कहेंगे ये एंगल है 60 डिग्री. यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा गया है. इस ब्लॉक का मास है 4 kg. अब अगर इस ब्लॉक को छोड़ देंगे तो इस स्मूथ प्लेन पे ये फिसल जाएगा. इसलिए हम इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दे रखे हैं ताकि ये ना फिसले. We have applied a horizontal force here so that the block does not slide. Question क्या है? Find F for equilibrium. Find F for equilibrium. क्या आप लोग इस क्वेश्चन की आंसर को निकाल सकते हो? देखो, if you can find out the answer. प्लीज नोट केयरफुली. 3-4 लोग सही आंसर बताए, बाकी लोग नहीं बोल पाए, तो मतलब मैं ठीक से नहीं पढ़ा रहा हूं. आई टेक द फॉल्ट ऑन टू मी. ठीक है, ये है ब्लॉक हमारा. हम बताए थे कभी ऐसे हम सॉलिड डायग्राम नहीं करते, फ्री बॉडी डायग्राम करते वक्त, क्योंकि हमें बॉडी को सारे कॉन्टैक्ट से फ्री करवाना है. तो आप डॉटेड डायग्राम ले सकते हो. हाँ ठीक है, ले ली. अब इसके ऊपर क्या हुआ? ये ब्लॉक रखा हुआ. ब्लॉक के ऊपर क्या फोर्स आ रहा है? एक फोर्स F आ रहा है और एक वेट इसका आ रहा है. कितना है इसका वेट? वेट इज 4g, है ना. और क्या? और
और है कि उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स आ रहा होगा। हाँ, ये सब हमें मालूम है सर, कोई नई चीज नहीं। मालूम है तो फिर कहाँ गया, ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब इसका पॉइंट डायग्राम करेंगे। पॉइंट डायग्राम करेंगे तो पहले इनको थोड़ा छोटा बनाते हैं। छोटा बन जाओ, छोटा बन जाओ, बन गया, छोटा बन गया। अब इनके पॉइंट डायग्राम बनाते हैं। चलो, पॉइंट डायग्राम में ये हो गया ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर ये है रिएक्शन फोर्स जो हमें पता करना है, ये है F और ये है 40 न्यूटन, और ये एंगल कितना है, एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, आई चूज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कैसे, वैसे लूंगा कि मैक्सिमम फोर्सेस विल लाई अलोंग द एक्सिस। मैं ऐसे ले लिया वाई एक्सिस, ऐसे ले लिया एक्स एक्सिस। हाँ सर ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या चाहिए था, एफ। पहले हम कहेंगे सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। सर आप सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 लेंगे कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लेंगे, आपको कैसे पता चलता है कौन सा पहले लेंगे? देखो, मैं अगर सिग्मा एफ एक्स 0 लेता हूं तो इधर का फोर्स एफ, इधर का फोर्स आर का कंपोनेंट, दोनों अननोन है। दो अननोन एक इक्वेशन से निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। इसलिए मैं पहले सिग्मा एफ वाई 0 ले लेता हूं। सिग्मा एफ वाई 0 लूंगा तो आर का अपवर्ड कंपोनेंट और ये डाउनवर्ड कंपोनेंट बराबर होंगे। आर का अपवर्ड कंपोनेंट कितना है? जो लोग गलत बोले थे जल्दी जल्दी बोलिए। आर का अपवर्ड कंपोनेंट कितना होगा? आर साइन 30। आर साइन 30। यस, थैंक यू थैंक यू। आर साइन 30, मतलब इतना गंदा भी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, कुछ कुछ ठीक ठाक पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं तो डर जाता हूं कभी कभार। आर साइन 30 और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 में अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स क्या है? 40, तो साइन 30 होता है 1/2। आर कितना हो गया? 80 न्यूटन। हाँ, लेकिन हमें तो एफ निकालना था। ठीक है, निकाल लेते हैं, वो भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब फोर्स टुवर्ड्स राइट इज इक्वल टू फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। फोर्स टुवर्ड्स राइट कितना है? एफ। फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट कितना है? आर कॉस 30। कॉस 30 होता है √3/2। नहीं, आर का वैल्यू पहले से पता कर चुके हैं, इट इज 80 इंटू √3/2 इज 40 √3 न्यूटन। आलोक साहब सबसे पहले फटाफट आंसर दिया था, बहुत बढ़िया। क्या अभी सबको समझ में आ गया? समझ में आया सबको? यस, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा अभी करने के लिए, प्लीज डू इट फॉर माई सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कोई एक पेंडुलम है, जिस पेंडुलम को हम खींच के पकड़ के रखे हैं और इसका मास कितना दिया है? मास दिया है 2 kg, सॉरी मास दिया है 2 kg, 2 kg, और हम कितने फोर्स में खींच रहे हैं? फोर्स लगाए हैं 20 √3 न्यूटन। अच्छा, पूछा है बताओ थीटा कितना है? व्हाट इज थीटा? इन फिगर shown find थीटा एट इक्विलिब्रियम। बस यही मेथड से करना है, किसी दूसरे मेथड से आप कर सकते हो, लेकिन आपको करना है थीटा निकालना है। कोशिश करो, यू कैन डू इट नाउ। चलिए अब मैं करता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे हो रहा है। क्या मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिखा सकता हूं? हाँ दिखा सकता हूं। कैसे फोर्सेस आ रहे हैं? 3 फोर्स आ रहे हैं। एक तो हुआ F, दूसरा हुआ T, थ्रेड इसको खींच रहा है, तीसरा उसका वेट है कितना? 20 न्यूटन, और ये एंगल ये F कितना है? 20 √3। अच्छा, अगर ये थीटा है तो टेंशन वर्टिकल के साथ थीटा एंगल कर रहा है, दिस एंगल इज थीटा। में इसको प्रॉपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके ड्रॉ करूंगा तो आपका काम बन जाएगा। आई चूज दिस एज एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, एंड दिस एज एक्स एक्सिस। कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और ये एंगल कितना है? ये एंगल है थीटा। ठीक है, ठीक है। हम कहेंगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0,
सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सोल्यूशन देखो, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हमें क्या देगा, फोर्स टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट इज इक्वल टू फोर्स टुवर्ड्स राइट। फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट कितना है, टी, कोई बोलेगा व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ टी इन दिस डायरेक्शन, कितना है कंपोनेंट ऑफ टी इन दिस डायरेक्शन, कितना होगा, ये कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा, ओके, टी साइन थीटा, सबको समझ में आया। उधर को क्या फोर्स है, एफ, क्या है वैल्यू 20√3, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ना हमें टी मालूम है, ना हमें थीटा मालूम है। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 हमें क्या दे रहा है, सोचो तो, अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड क्या फोर्स है, व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स हियर, टी कॉस थीटा, कितना बढ़िया है, दिमाग तो चल रहा है। डाउनवर्ड फोर्स क्या है 20, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। हमें टी नहीं चाहिए, डिवाइड कर देते हैं ना, 1/2 कर दो, डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा एलएचएस में, टी कैंसिल हो गया, sin थीटा बाई cos थीटा इज tan थीटा, इधर 20√3/20 इज √3, मतलब थीटा कितना है 60 डिग्री, है कि नहीं, मिल गया, थीटा इज 60 डिग्री। क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, नहीं, तो क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि पहली बार कर रहे थे तो फंस रहे हैं। सारा क्वेश्चन को दोबारा करना है, जितना हाँ, और जितने सारा क्वेश्चन में पहले से कर चुका हूँ लेमिस थ्योरम में, सारे क्वेश्चन को भी इस मेथड से दोबारा करना है और देखना है कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उतना मतलब आज अभी क्लास खत्म होने के बाद टुडेज इवनिंग टिल लेट इवनिंग इज टोटली डेडिकेटेड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। सो प्लीज गो थ्रू थॉरोली ऑल दिस न्यूमेरिकल्स, करके आओ। अगले क्लास बहुत ही मजेदार पढ़ाई करने वाले हैं। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उसके कैसे निकालेंगे फोर्सेस। अभी तक हमें क्या समझ में आ गया है, कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, एक्सीलरेशन 0 है, तो फिर क्या क्या फोर्स आ रहे हैं, कितने तो फोर्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, हर एक का मैग्नीट्यूड निकालो, वो हमें समझ में आ गया। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तब कैसे निकालेंगे, ठीक है, तब कैसे निकालेंगे, उसकी टेक्निक हम लोग अगले क्लास देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास जो भी है, अगर आप मिस कर जाओगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास की बलबुत्ते पर उसके आगे और 1-2 क्लास होने वाले हैं, ठीक है। सो डोंट मिस नेक्स्ट क्लास। वेलकम अगेन।